केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। बिहार दौरे पर रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुजफ्फरपुर पहुंचे। इस मौके पर एक तरफ जहां अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला, तो दूसरी तरफ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने भी दोनों नेताओं को आड़े हाथ ले लिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश प्रधानमंत्री बनने के जुगाड़ में लगे हैं, तो लालू बेटे को मुख्यमंत्री बनाने में, जबकि ना प्रधानमंत्री का पद खाली है और ना ही सीएम का पद खाली है। गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार का हालत बताते हुए कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन फिर से शामिल होने के लिए छटपटा रहे हैं। वनडे विश्व कप 2023 में भारतीय टीम का विजय रथ सभी को हराते हुए आगे बढ़ रहा है। रविवार को कोलकाता के इंडियन गार्डन्स में खेले गए मुकाबले में भारत ने साउथ अफ्रीका की टीम को 243 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया। भारत की इस जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गदगद हो गए। उन्होंने भारतीय टीम की जमकर तारीफें की। वहीं रविवार को खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका के सामने पूरे 327 रन का लक्ष्य रखा था। विराट कोहली ने अपने जन्मदिन पर 101 रनों की शानदार पारी खेली थी। इसी के अलावा श्रेयस अय्यर ने 77 और कप्तान रोहित शर्मा ने 40 रनों की तेज पारी खेली। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन है। इस दौरान नियम के मुताबिक स्पीकर की तरफ से पिछले कुछ महीनों में विधानसभा सदस्यों के निधन की जानकारी दिए जाने के बाद शोक प्रकट किया जाता है। तो वहीं लेकिन शोक प्रस्ताव के दौरान माले विधायक दल के नेता महबूब आलम ने सदन में फिलिस्तीनियों का मामला उठा दिया। बीजेपी सदस्यों ने उन्हें चुप कराने की काफी कोशिश की, लेकिन पूरे शोक प्रस्ताव के दौरान महबूब आलम बोलते ही रहे। बिहार विधानसभा में शोक प्रस्ताव के दौरान माले विधायक महबूब आलम ने दल के नेता ने अपनी तरफ से फिलिस्तीन में मारे गए लोगों के प्रति भी शोक व्यक्त किए जाने की मांग उठाई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण के चलते बिगड़ते हालातों को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में सोमवार को एक हाई लेवल मीटिंग का आयोजन हुआ। दिल्ली सचिवालय में हुई बैठक में प्रदूषण से जुड़े विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में लिए गए फैसलों की दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दी है। तो वहीं अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिवाली के बाद से एक हफ्ते के लिए ऑड इवन लागू करने का फैसला किया है। सरकार ने 13 नवंबर से 20 नवंबर तक के लिए ऑड इवन लागू करने का ऐलान किया है। ईडी ने सोमवार को पंजाब के अमरगढ़ से आम आदमी पार्टी यानी कि आप के 60 वर्षीय विधायक जसवंत सिंह गजना माजरा को पिछले साल उनके खिलाफ दर्ज धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए मामले में हिरासत में ले लिया। जांच एजेंसी की तरफ से हुई कार्रवाई उस समय की गई जब आम आदमी पार्टी विधायक एक सार्वजनिक बैठक में हिस्सा ले रहे थे। गजन माजरा को हिरासत में ले लिया गया क्योंकि वे मामले में पूछताछ के लिए 4 समन से हाजिर नहीं हुए थे। उन्होंने बताया कि उसे सोमवार शाम को मोहाली अदालत में पेश किया जाएगा। केजरीवाल सरकार ने हाई सेकेंडरी तक के सभी स्कूलों को 10 नवंबर तक के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन 10वीं और 12वीं यानी कि जिनके बोर्ड के पेपर हैं उनके लिए स्कूल खुले रहेंगे। तो वहीं इस फैसले को लागू किया जाएगा, इसको लेकर कल एक मीटिंग की भी की जाएगी। हालांकि 5वीं कक्षा के स्कूलों को 10 नवंबर तक के लिए पहले ही बंद कर दिया गया था। धर्मनगरी वाराणसी की एक मुस्लिम महिला ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपनी पीएचडी पूरी की है। इस महिला का नाम है नजमा परवीन और इन्होंने अपनी पीएचडी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान से कर डाली है। पीएचडी पूरी करने में नजमा परवीन को 8 साल लग गए। 5 अध्याय में यह पीएचडी पूरी की गई है। खास बात तो यह रही कि आने वाले वक्त में नजमा परवीन एक किताब भी लिख रही हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केंद्रित है। दक्षिणी कोरिया अपने प्रतिद्वंदी उत्तर कोरिया पर बेहतर तरीके से नजर रखने के लिए इस महीने के अंत में घरेलू स्तर पर निर्मित अपना पहला जासूसी उपग्रह प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है। दक्षिण कोरिया ने सोमवार को यह जानकारी दी। दक्षिण कोरिया ऐसे समय में उपग्रह प्रक्षेपित करेगा जब उत्तर कोरिया परमाणु हथियार के अपने शस्त्रागार का विस्तार करने पर जोर दे रहा है। तो वहीं दक्षिण कोरिया को इस घटना में पहले उत्तर कोरिया अक्टूबर में अपना स्वयं का जासूसी उपग्रह प्रक्षेपित का तीसरा प्रयास करने का मौका मिलेगा। दक्षिणी कोरियाई रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता जीन हांग्यू ने सोमवार को संवाददाताओं से कहा कि देश के पहले सैन्य उपग्रह का 3 नवंबर को कैलिफोर्निया के बैरनबर्ग वायुसेना बेस से प्रक्षेपण किया जाएगा। उपग्रह को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। दक्षिण कोरिया के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के अनुसार स्पेस एक्स के साथ एक अनुबंध के तहत दक्षिण कोरिया ने 2025 तक 4 और जासूसी उपग्रह प्रक्षेपित करने की योजना बना ली है। में मंगलवार 7 नवंबर को पहले चरण का मतदान है। निर्वाचन आयोग छत्तीसगढ़ प्रशासन चुनाव के लिए तैयार है। सारे बंदोबस्त कर लिए गए हैं। नक्सल प्रभावित इलाका होने के कारण सब सतर्क में चले गए हैं। आयोग के शांतिपूर्ण मतदान का भरोसा जताया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश से जुड़े हर मुद्दे पर बेबाकी से बात रखी। उन्होंने भरोसा है कि बस्तर में सभी सीटें कांग्रेस जीतेगी। उन्होंने 2018 की याद दिलाते हुए कहा, पहले भी 20 सीटों में से 17 कांग्रेस जीती थी, इस बार पूरी 20 सीट पर जाएंगे।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को 2 विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराकर कानून का उल्लंघन करने के आरोप में उनके खिलाफ याचिका दायर कर दी गई है। तो वहीं निचली अदालत के समन पर सोमवार को रोक लगा दी। जस्टिस अमित बंसल ने निचली अदालत को उस आदेश को चुनौती देने वाली सुनीता केजरीवाल की याचिका पर राज्य के साथ साथ शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें आरोपों के संबंध में 18 नवंबर को अदालत के समक्ष पेश होने का आदेश दिया गया था। टीम इंडिया अभी वर्ल्ड कप 2023 में शानदार प्रदर्शन कर रही है। रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम ने लगातार 8 जीत के साथ सेमीफाइनल के क्वालिफाई कर लिया है। वर्ल्ड कप के बाद भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घर में 5 मैचों की T20 सीरीज खेलनी है। सीरीज के लिए ऑलराउंडर और ताबड़तोड़ बैटर रेयान पराग की पहली बार टीम इंडिया में जगह मिल सकती है। पिछले दिनों 21 साल के पराग ने T20 मुश्ताक अली ट्रॉफी में आक्रामक प्रदर्शन किया गया था। 21 साल के पराग ने 10 मैच में 40 छक्के जड़कर 500 से अधिक रन बना दिए थे। उन्होंने असम को सेमीफाइनल तक में पहुंचवाया और लगातार 7 मैच में से 50 से अधिक का स्कोर बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया था। रेयान पराग आईपीएल में संजू सैमसन की टीम राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा थे। रेयान पराग को पहली बार टीम इंडिया में जगह मिल सकती है। T20 सीरीज के मुकाबले 23 नवंबर से शुरू हो रहे हैं, जबकि वर्ल्ड कप 19 नवंबर को खत्म होगा। बॉलीवुड फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने मुंबई स्थित अपने घर में दिवाली पार्टी रखी। तो वहीं पार्टी में कई सलमान खान, ऐश्वर्या राय बच्चन, रवीना टंडन, जानवी कपूर, सारा अली खान, सुहाना खान, नौरा फतेही समेत बॉलीवुड के कई दिग्गज हस्तियां शामिल हुई। इस दौरान सभी सेलेब्स पारंपरिक आउटफिट में नजर आए। ट्रेडिशनल आउटफिट में एक्टर्स और एक्ट्रेसेस का फैशन गेम कमाल दिखा। तो वहीं ऐश्वर्या राय ने मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में लाइमलाइट बटोर ली। उन्होंने अपनी खूबसूरती से लोगों का दिल जीत लिया। इस पार्टी में वे अकेले ही नजर आई थी। ऐश्वर्या राय बच्चन ने दिवाली पार्टी के लिए पारंपरिक ट्रेडिशनल आउटफिट कैरी किया। उन्होंने पार्टी के लिए अपने लुक को पूरी तरह से बदला हुआ था। उन्होंने बालों को हल्का कर्ल, ग्लोइंग मेकअप, डार्क रेड लिपस्टिक, बड़े बड़े झुमके और हाई हील्स के साथ अपने लुक को कंप्लीट किया। वो बहुत ही स्टनिंग लग रही थी। उनके साथ ना तो बेटी आराध्या थी और ना ही अभिषेक बच्चन। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने रविवार को लोकसभा एथिक्स पैनल के प्रमुख विनोद सोनकर के खिलाफ अपना हमला तेज कर दिया। उन्होंने दावा किया कि जब वह 2 नवंबर को कैश फॉर क्वेरी घोटाले के सिलसिले में पैनल के सामने पेश हुई तो सोनकर ने उनसे घटिया और अप्रासंगिक सवाल पूछे। भाजपा पर फर्जी कहानी के साथ महिला सांसदों को आगे बढ़ाने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने पार्टी को चेतावनी दी कि उनके पास पैनल की कार्रवाई की पूरी प्रतिलेख है। उन्होंने यह भी दावा किया कि भाजपा उन पर आपराधिक मामले थोपने की योजना बना रही है। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होते ही हंगामा तब शुरू हो गया जब विधानसभा में वाम दलों के विधायकों ने हमास इजराइल युद्ध के मुद्दे पर हमास का समर्थन करते हुए हंगामा करने लगे। इसके बाद सदन के भीतर बीजेपी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। लगातार नारेबाजी के बीच विधानसभा की कार्रवाई मंगलवार 11 बजे सुबह तक के लिए स्थगित कर दी गई है। भाकपा माले विधायक महबूब आलम ने इस मुद्दे को लेकर अधिक मुखर थे। इसी के बाद जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने भी मोर्चा संभाल लिया और यहां तक कह दिया कि ऐसे लोग हमास द्वारा इजराइल की दरिंदगी को भी देखना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने महादेव सट्टेबाजी ऐप के खिलाफ जांच को 1.5 साल तक टाला और अपने राजनीतिक अभियान के लिए उसी आरोप से 508 करोड़ रुपए की रिश्वत ली, जबकि ऐप पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। यह जानकारी केंद्रीय राज्य मंत्री सूचना व प्रौद्योगिकी राजीव चंद्रशेखर ने दी है। ईडी द्वारा पहले दिन लिखे जाने के बाद केंद्र ने महादेव बैटिंग समेत 22 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए रविवार को कार्रवाई शुरू की। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।